Hello students, I am Ritu Vishwakarma and we are going to start our social science history class chapter first. Tracing changes through 1000 years. Tracing changes यानी कि changes को trace करना यानी कि changes का पता लगाना इन हजारों सालों में क्या बदलाव हुए, क्या चेंजेस हुए, लोग कैसे बदले, लोगों ने अपनी चीज़ों को कैसे बदला, कैसी सोशल कल्चरल पॉलिटिकल लाइफ चेंज हुई, एक एक चीज़ों को हम ट्रेस करेंगे विद अ टाइम, है ना। टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज कैसी हुई, उनमें क्या बदलाव आए, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में ट्रेस करने वाले हैं यानी कि पता लगाने वाले हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। ओके, सो यहाँ पे कुछ मैप्स दिए हुए हैं, आपको दो मैप लगभग सेम दिखाई दे रहे होंगे, बट जो थर्ड मैप जो फर्स्ट में दिया हुआ है इसमें देखो थोड़े से चेंजेस हैं। अगर आप इस मैप को, जो फर्स्ट वाला मैप है, इसको थोड़ा सा अगर उल्टा करें, है ना, अगर हम इसको उल्टा करके देखते हैं तो ये हमको लगभग इसके जैसा दिखाई देता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉनिकल चीज़ें दी हुई है और यहाँ पे एक लैंड एरिया है, बाकी जो ब्लैक एरिया है वो क्या है, सी है, ठीक है। जो लैंड एरिया है और नीचे भी एक और लैंड एरिया है, सेम लाइक दैट यहाँ पे भी लैंड एरिया है और यहाँ पे भी लैंड एरिया है, तो कुछ तो सेम दिख रहा है। ओके, नाउ हम टॉपिक पे आते हैं। जो मैप्स बनाए जाते थे, है ना, मैप्स बनाने के टाइम टू टाइम तरीके बदलते गए। जब तरीके बदले, लाइक अल-इदरीसी जो 1554 सीई यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात हो रही है, ठीक है। क्राइस्ट यानी कि जब हमारे डेट टाइम जो है वो क्राइस्ट के बर्थ के बाद चालू होती है, यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास 0 दिया हुआ है, 0 के बाद जितनी भी डेट्स आती हैं, जैसे आज की डेट जो है 2020, वो 0 के बाद आई, है ना। मतलब कि जब हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, है ना, वहाँ से ली गई हैं जितनी भी डेट्स, उनको एडी में या फिर सीई में लिखा जाता है, ठीक है। और उसके पहले की जितनी भी डेट्स हैं, जैसे अगर 1500 हो गई, 1600 हो गई, उसको बीसी में लिखा जाता है। ओके, तो ये हो गया नंबर सिस्टम। जो टाइम को अगर हम डोनेट करना चाहें, मतलब ऐसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो अल-इदरीसी नाम के एक जियोग्राफर, जो अरब जियोग्राफर था, उसने हमारे इंडिया को यानी कि कहाँ से देखा, लैंड एरिया की तरफ से देखा, और उसने ऐसा बना दिया लैंड एरिया, और ऊपर साइड भी अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो ऊपर भी हमको एक लैंड एरिया दिख रहा है। ओके, उसने इस तरीके से हमारा जो कंट्री है उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया। ओके, नाउ जब 1154 के बाद 200 सालों बाद 1720 में, 200 साल बोल रहे हैं मतलब 500 साल बाद 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर किसको बोला जाता था, जो मैप्स बनाता था, मैप बनाने वाले को कार्टोग्राफर बोलते हैं। सो फ्रेंच कार्टोग्राफर जिसने 1720 में एक मैप बनाया, वो हमारे आज के जो मैप है उससे एकदम मैच करता है। देखियो यहाँ पे हमारा क्या है, गुजरात के बाद यहाँ पे हमारा कोस्टल रीजन आ जाता है, देन वेस्ट बंगाल है ना। वैसे ही मैप बना हुआ है जैसा आज बना हुआ है, ठीक है। तो जो फ्रेंच जियोग्राफर था और जो अल-इदरीसी था, दोनों के मैप्स में कितना डिफरेंस है, किसी ने इस तरीके से बनाया, किसी ने इस तरीके से बनाया। सो द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर इन द 2 पीरियड्स। जो कार्टोग्राफी की डिफरेंस है ना, जो साइंस है बनाने में, कार्टोग्राफी की जो साइंस है 2 पीरियड्स में वो अलग अलग है। कोई अलग तरीके से बनाता है, कोई अलग तरीके से बनाता है। व्हेन हिस्टोरियन रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट historical backgrounds, the context in which information about the past was produced। तो जो हिस्टोरियंस हैं उनको अलग अलग जो मैप्स मिले हैं उनसे हिस्ट्री निकालने में ये सारे कंटेंट को क्या करना पड़ता था, उसके बैकग्राउंड के साथ पढ़ना पड़ता था। तो जब किसी हिस्टोरियन ने सर्च किया होगा तो 1154 के टाइम पे जो अरब जोग्राफर रहा होगा, उस टाइम पे जितनी भी चीज़ें रही होंगी हिस्ट्री की, वो कलेक्ट करने में हिस्टोरियन को इस तरह का मैप यूज़ करना पड़ा होगा। बट 1720 के आसपास हिस्टोरियंस को ऐसे मैप मिले होंगे। एंड नाउ जब 2020 जो हमारे अभी प्रेजेंट पीरियड की अगर हम बात करें तो इस तरीके के हमको मैप्स मिलते हैं। ओके, तो ये जो साइंस है ये टाइम के साथ साथ चेंज हुई है। जो कार्टोग्राफी है, मैप बनाने की जो साइंस है, वो टाइम के साथ क्या हुई है, चेंज हुई है। ये तो हमने बात कर ली मैप की।
मैप एक बहुत ऐसी टर्म है जो हमने एक ब्रॉड वे में छोटी चीज़ करके देख ली। नाउ द न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, हमने एक मैप की बात करी। सेकंड थिंग क्या आ जाती है, कौन सी चीज़ें बदली टाइम के साथ, टर्मिनोलॉजीज़ यानी कि किसी भी अगर वर्ड को, बहुत बड़े सेंटेंस को अगर हम एक वर्ड में बताएं किसी को, तो वो टर्मिनोलॉजी जो है कैसे कैसे यूज़ हुई है टाइम के साथ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक पर्शियन क्रॉनिकलर था मिनहाज इस सिराज, इसने एक बुक लिखी थी, ठीक है। उसकी बुक में जो 13th सेंचुरी में उसने अपनी बुक में हिंदुस्तान लिखा था। हिंदुस्तान एक वर्ड यूज़ किया था जिसमें उसने पॉलिटिकली जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, वो बताई थी किसकी, हिंदुस्तान की। तो उसने वर्ड यूज़ किया हिंदुस्तान, जो किसको शो कर रहा था, पंजाब हरियाणा के एरिया को और कुछ जगह गंगा और यमुना के बीच की। ओके, पंजाब हरियाणा मालूम है जो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में आती है, और कुछ गंगा और यमुना के बीच के जो आपके बारे में भी बात हो रही थी, उस जगह को उसने हिंदुस्तान बोला था 13th सेंचुरी में अपनी बुक में। बट आफ्टर व्हेन टाइम पासेस 16th सेंचुरी में बाबर ने उसी वर्ड को, हिंदुस्तान को, दोबारा से यूज़ किया। लेकिन उसने हिंदुस्तान वर्ड से क्या डिस्क्राइब किया, उस टाइम जगह छोटी लग रही थी, जब 13th सेंचुरी में यूज़ हुआ था, तो उसने 4-5 जगहों की बात करी थी हिंदुस्तान नाम से। नाउ जब बाबर ने 16th सेंचुरी में इस चीज़ को यूज़ किया, तो उसने इंडियन जो जोग्राफ़ी थी हिंदुस्तान की, वो डिस्क्राइब करी, जिसने उसने कौन कौन से एरिया को लगाया हुआ था। उसने वेस्ट साइड के एरिया, यानी वेस्ट बंगाल के साइड का, जो ब्रह्मपुत्र जहाँ से निकल रही है, जहाँ पे गंगा यमुना दोआब है, ठीक है, नॉर्थ साइड का एरिया, और थोड़ा सा ईस्ट साइड का एरिया जहाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र भी लग जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, उन जगहों की बात करी थी उसने अपने ज्योग्राफी में, जिसमें उसने उसको क्या मेंशन किया, हिंदुस्तान। यानी कि जो टर्मिनोलॉजीज़ थी वो एक्सपांड हो रही थी, है ना। पहले किसी चीज़ को बस थोड़ा बहुत बोला जाता था, फिर बहुत बड़े एरिया को वो नाम से जाना जाने लगा। नाउ टुडे, अब देखो, आज की अगर हम बात करें, जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट। आज के टाइम पे जोग्राफिकल जो एंटिटी है, जिसको हम इंडिया नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान इस चीज़ को नहीं बिलोंग करता। मतलब हिंदुस्तान इस वे को नहीं देखता। इंडिया अगर हम बोलते तो हम जोग्राफिकल कल्चरल चीज़ों को याद करते हैं, बट हिंदुस्तान एक हमारे लिए एक सेंस हो गया है ना। यानी कि हम भावनाओं में, जब हमारे जो इमोशंस हैं वो हिंदुस्तान वर्ड से जुड़े हुए हैं, कि कल्चरल लाइफ जो इतने बड़े एरिया में है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान, जिसको हम पूरा फुल इंडिया बोलते हैं, ठीक है। सो द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स विच वी एसोसिएट विथ इट टुडे, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग जो है वो हमारे इंडिया वर्ड से जुड़ा है। हिंदुस्तान जो है वो हमारे लिए एक इमोशन है अभी, ठीक है। तो जो टर्म्स हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज होती गई हैं। 13th सेंचुरी में कुछ छोटे जगह को बोला जाता था हिंदुस्तान, 16th सेंचुरी में कुछ बड़ी जगह को बोला गया, और हिंदुस्तान आज के टाइम पे हमारे लिए एक इमोशन है, वो जोग्राफिकल एरिया नहीं बताता है। इंडिया जो है वो जोग्राफिकल एरिया बताता है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज़ फॉरेनर। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉरेनर हम किसको बोलते हैं। आज अगर हम आपसे बोलें कि ही वॉज अ फॉरेनर, ही इज़ अ फॉरेनर, ओके, शी इज़ अ फॉरेनर, वो फॉरेनर था, ठीक है। सो मेडिवल पीरियड की अगर हम बात करें, मतलब कि पास्ट से थोड़ा सा और आगे चलें और हमारे अभी प्रेजेंट से थोड़ा पीछे चलें, तो वो पीरियड क्या कहलाता है, मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में अजनबी, यानी कि अगर कोई फॉरेस्ट से सिटी साइड आ रहा है, या सिटी से अगर फॉरेस्ट साइड जा रहा है, यानी कि सिटी ड्वेलर अगर फॉरेस्ट ड्वेलर बन रहा है, या फॉरेस्ट ड्वेलर अगर सिटी ड्वेलर बन रहा है, सो दीज स्ट्रेंजर्स अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज एज अ फॉरेनर, ठीक है। समवन हु वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, ऐसा इंसान जो उनके कल्चर और सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उसको क्या बोला जाता था, फॉरेनर, जिसको हम अजनबी बोलते हैं। बट नाउअडेज हम फॉरेनर किसको बोलते हैं, ऐसे पर्सन जो इंडियन नहीं हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉरेनर्स। लाइक ताजमहल के आसपास कौन घूम रहा है, फॉरेनर। अपन को क्या लग रहा है, जो इंडिया से बाहर से आए हैं वो फॉरेनर है। यानी कि जो टर्म्स हैं वो टाइम के साथ साथ अपना मीनिंग भी बदल चुकी हैं। सो दीज आर द चेंजेस अबाउट द टर्मिनोलॉजीज इन 1000 ईयर्स। ओके, नाउ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो जो सोर्सेज हैं उनमें भी टाइम के साथ चेंजेस हुए।
जो पास्ट की चीज़ें हैं, हिस्टोरियंस ने जब जब उनको जानना शुरू किया तो पहले उनको वही चीज़ बहुत पुरानी मिली है और कुछ वही सेम चीज़ें उनको बाद की मिली है। यहाँ पे एक बुक दी हुई है, ये बुक को एक बार किसी ने लिखा, इसी को कॉपी करके दोबारा किसी ने इस चीज़ को लिखा, बट यहाँ पे दूर दूर लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत पास पास लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसी दोनों चीज़ों को अगर मैच करें तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। जैसे आप किसी की कॉपी लेते हो कॉपी कंप्लीट करने के लिए, बट आप सेम टू सेम उस चीज़ को नहीं लिख पाते। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती आप उसको कैसे लिखते हो, कुछ ऊट पटांग तरीके से लिख देते हो, राइट। तो इसी में हमारे पास हिस्टोरियंस के पास जो चैलेंजेस थे सोर्सेज के, वो कैसे थे? हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। वो अलग अलग पीरियड्स की स्टडी करने के लिए अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करते थे। इन्वेस्टिगेशन का नेचर उनका अलग अलग रहता था। ठीक है, सो वो इन्वेस्टिगेशन किन चीज़ों से करते थे, क्या पता करते थे वो? सो दे रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। वो कॉइन्स, जो पुराने टाइम के जो कॉइन्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, जितने भी आर्किटेक्चर्स थे, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे, उस टाइम पे पेपर बहुत ज़्यादा कैसा हो गया था, चीप हो गया था। इसके कारण सारी चीज़ें किस में लिखने लगे थे लोग, पूरे के पूरे पेपर्स में लिखने लगे थे। तो इन सारे रिकॉर्ड्स पे कौन डिपेंड कर रहा था? हिस्टोरियंस, क्योंकि उनको हिस्ट्री लिखनी थी। सो दे आर ओनली दे रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। So people used paper because it becomes cheap and the rulers होली टेक्स्ट, ठीक है, जो जितनी भी चीज़ें लिखी जाती थी, होली टेक्स्ट, क्रॉनिकलर, रूलर की जो क्रॉनिकलर्स होती थी, लेटर्स जो होते थे टीचिंग के लिए जो सेंट यूज़ करते थे, ठीक है, पटिशन्स अगर हमें बनाना है, जुडिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उन सभी रजिस्ट्री के लिए, रजिस्टर करने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए पेपर का यूज़ कर रहे थे क्योंकि वो चीप हो चुका था। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो लिखी जाए वो कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, है ना। वेल्दी पीपल जो थे वो क्या कलेक्ट करते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। रूलर मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स में जो चीज़ें रखी जाती थी, ठीक है, तो इनको कहाँ पे रखा जाता था? अगर मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलते थे, जो अमीर लोग और जो रूलर्स थे, जो मॉनेस्ट्रीज थे, वो इन सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करके कहाँ रख रहे थे? लाइब्रेरी या आर्चीव्स में। ठीक है, बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं जिनके पास अपना एक आर्चीव है जहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट बुक्स, इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स या पुरानी पास्ट की कोई ऐसी चीज़ जो एंटिक है उसको वहाँ पे रखते हैं। तो लाइब्रेरीज या आर्चीव्स में मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था। स्क्राइब्स copied manuscripts by hand. As a result, historians have to read different manuscripts versions of the same text to guess what the author had originally written. तो जब चीज़ें ख़राब होने लगती थी तो उस टाइम पे बहुत सारे जो स्क्राइब्स थे, बहुत सारे जैसे लोग थे जो लिखना पढ़ना अच्छे से जानते थे, वो उस चीज़ को कॉपी करके लिखने की कोशिश करते थे साफ जगह पे, बट जो चीज़ें उनको समझ नहीं आती थी वो उसको थोड़ा चेंज करके लिख देते थे। देन आफ्टर उसको भी किसी ने अगर कॉपी किया होगा तो वो कोई और लिखता था। तो ये चीज़ें जब हिस्टोरियंस ने इकट्ठी करी कि इसने भी वही चीज़ लिखी, उसके 200 साल बाद फिर इस आदमी ने ये चीज़ लिखी, फिर उसके 200 साल बाद किसी ने ये चीज़ लिखी, तो इन सबको कलेक्टिव वे अगर देख रहे थे तो जो ऑथर था, जो लिख रहा था, एक्चुअल में वो हिस्ट्री को उस अच्छी जगह पे लिख रहा था, इन सबको इकट्ठा करके उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा था, हिस्टोरियंस के पास जो सोर्सेज थे वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे थे, है ना। टाइम टू टाइम चेंज होना, उनमें चेंजेस जो थे उनको रिकवर करके दोबारा से फिर से लिखना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 14th सेंचुरी में ज़ियाउद्दीन बरानी की जो क्रॉनिकलर निकली है ना, जो 1356 में बनाई उसने, इसका दोबारा से एक और वर्जन 200 साल बाद लिखा गया। तो जो पहला जो वर्जन लिखा गया था ज़ियाउद्दीन बरानी का, वो किसी को आज तक नहीं मिला, लेकिन जो 200 साल बाद लिखा हुआ था वो 1900 के करीब उसको मिला। ठीक है, किसी ऑथर को मिला। तो जब उस ऑथर को मिला तो उसको फर्स्ट बुक कभी नहीं मिली जो ओरिजिनली लिखी गई थी, उसको कौन सी बुक मिली? सेकंड बुक। तो उसको सेकंड से ही काम चलाना पड़ा, जिसके बारे में अभी हम आज पढ़ सकते हैं, है ना। तो हिस्टोरियंस को इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा जो उनको एक्चुअल जगह पे नहीं पहुंचाती थी, बट हाँ, मैं मतलब अगर हम सपोज करें तो वहाँ तक वो पहुँच चुके थे, बट चेंजेस जो थे ईयर्स बाय ईयर्स वो चेंज हो रहे थे, यानी कि सोर्सेज में भी चेंजेस आ रहे थे। हमारा यही था कि हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले थे कि चीज़ें चेंज कैसे हो रही हैं 1000 ईयर्स में। ओके, नाउ
द न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब पुराने 1000 ईयर्स में, मतलब 1000 ईयर्स जो चले आ रहे हैं, उनमें पुराने टाइम से लेके अभी के टाइम तक क्या सोशल चेंजेस हुए, क्या पॉलिटिकल ग्रुप्स बने, है ना, ऐसी क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहले तो अगर साइंस की बात करें तो क्या हो रहा था साइंस में, पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए आ चुका था, इरिगेशन टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी गई थी थोड़ी बहुत, स्पिनिंग व्हील का डिस्कवरी हो गई थी जिसको वीविंग के लिए यूज़ कर रहे थे, फायर आर्म्स कॉम्बैट में आने लगा था, ठीक है। न्यू फूड्स अराइव हो चुके थे जिनमें बेवरेजेस आ चुके थे जो पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी को बनाते थे, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें उगाने लगे थे हर जगह के लोग, ये चीज़ें बहुत अच्छे से फैल चुकी थी बिकॉज मतलब शिप रूट अच्छा मिल गया था, ठीक है, सी रूट अच्छा मिल गया था, लोग इधर से उधर ड्वेलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, तो इस हिसाब से बहुत सारी नई नई चीज़ें सोशली तरीके से जुड़ रही थी। So study of the 1000 years between 700 to 750, this was a period of economic, political, social and cultural changes। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। 1000 ईयर्स में मतलब 700 टू 750 की अगर हम 1750 की अगर हम बात करें, ये ऐसा पीरियड था जिसमें आर्थिक रूप से, है ना, राजनीतिक रूप से, सोशल यानी कि सामाजिक तरीके से, एंड कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक तरीके से बहुत ब्रॉड चेंजेस हमको देखने को मिले। यानी कि 700 से 1750 तक बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune। ऐसे बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स थे जिनमें वेल्दीनेस आ गई और वो अपना फॉर्चून क्रिएट कर सके। यानी कि कुछ ऐसे राजा महाराजा या बहुत छोटे राजा जिन्होंने अपने एरिया को एक्सपांड किया, बहुत ज़्यादा आगे चल के उन्होंने चीज़ें एनेक्स करी, उसके बाद फिर उन्होंने वो चीज़ कैप्चर करी, वहाँ की वेल्दीनेस भी अपने अंडर ले ली। तो इस टाइम पे ऐसे लोग जिनको आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, क्षत्रिय, वो धीरे धीरे क्या हुए, यानी कि उन्होंने दूसरों से लड़ाई करने के बाद चीज़ों को फॉर्चून मतलब अपना फॉर्चून क्रिएट किया, अपने आप को उस काबिल बना लिया कि वो लोगों में जाना जाए। इन लोगों को क्या बोला जाता था उस टाइम पे, दे बिकम क्षत्रिय। उनको क्या बोला गया, क्षत्रिय, यानी कि वॉरियर्स, ठीक है, क्षत्रिय बोला गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो जिसका काम था उसके अकॉर्डिंग लोगों ने लोगों को डिवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे changes in habitat forces many forest dwellers to migrate, others start tilling the land and become peasant। क्या हुआ, कुछ हैबिटेट चेंज होने के कारण, हैबिटेट यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट के चेंज होने के कारण फॉरेस्ट के जितने भी रहवासी थे, फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब कि रहवासी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, वो माइग्रेट हो गए यानी दूसरी जगह अपना घर बसाने चले गए। तो उनमें से कुछ जो थे उन्होंने खुदाई चालू कर दी लैंड की, ठीक है, जिससे वो फार्मिंग कर सके, और क्या बन गए, पीजेंट बन गए, ठीक है। कुछ इधर उधर भटकने लगे कि इधर पे खाना मिला फिर ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह चले गए, फिर नहीं मिला तो फिर कहीं और चले गए। बट कुछ ने क्या किया, जहाँ वो रह रहे थे उन्होंने वहीं पे खुदाई करना चालू करी और फार्मिंग करना शुरू करी। तो कुछ को बहुत अच्छा लैंड मिला, किसी को बिल्कुल अच्छा लैंड नहीं मिला। तो जिनको अच्छा लैंड मिला यानी कि जिनको प्रोडक्टिव लैंड मिला वो बड़ी सोसाइटी के पार्ट बन गए, उन्होंने सोसाइटी में अपनी जगह बना ली, उन्होंने टैक्सेस पे करे, गुड्स ऑफ़र करे, लोगों से सर्विसेज करना चालू करी, तो उन्होंने बहुत अच्छी कमाई करना शुरू कर ली। बट जिनके पास अनप्रोडक्टिव लैंड था यानी कि उनको सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट रखा गया था, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया था, इनमें जातीज़ वगैरह जो थी वो उनमें सब कास्ट बन गई, ठीक है, इनकी रैंक बहुत ज़्यादा लो हो गई एज अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें थी जिनमें लोगों को क्या कर दिया गया, डिवीज़न कर दिया गया। यानी कि पीजेंट्स थे बट किसी के पास प्रोडक्टिव और किसी के पास अनप्रोडक्टिव लैंड होने के कारण उनमें भी डिविजन्स हो गए। सो पॉलिटिकल और सोशल तरीके से ये चीज़ें हुई। तो सोशल तरीके से जो जातीज़ डिवाइड हो रही थी यानी कि जो कास्ट सिस्टम धीरे धीरे इन 1000 ईयर्स में आ गया, ये कैसे आया, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होने लगा था, पीपल्स ने क्या करना था, अपनी सब कैटेगरीज बनाने लगे थे, सब कास्ट बनाने लगे थे, बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग लोग डिवाइड हो गए थे एक दूसरे से, ठीक है। उनकी जो रैंक थी वो फिक्स नहीं थी परमानेंटली, ठीक है। पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज जो थे वो कंट्रोल किए जा रहे थे अलग अलग जातियों के द्वारा। यानी कि जो अपर कास्ट में है वो ज़्यादा सोर्सेज रखेगा, जो लोअर कास्ट में है उसके पास ज़्यादा सोर्स नहीं होंगे। जो स्टेटस था, है ना, सेम जाति का, वो भी एरिया बाय एरिया
क्या कर रहा था, वैरी कर रहा था। अगर एक ही जाति के हैं बट अगर अलग अलग एरिया में रहते हैं, कोई अच्छे एरिया में रहता है कोई बुरे में, तो उन दोनों को भी डिवाइड कर दिया, यानी डिवीजन के बहुत सारे हिस्से हो गए थे, जिससे लोगों ने क्या किया, जातियों में लोगों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे ब्राह्मण प्राइस्ट, या फिर जो एकेडमिक्स के बारे में जानता था, जिसके पास जानकारी होती थी, जो बहुत बुद्धिजीवी होता था, यानी कि वो बुद्धिजीवी है तो उसने अपने आने वाले जो जनरेशन है उसको भी पढ़ाई करवाई। ठीक है, तो वो भी ब्राह्मण बना। बट वो जो लोअर कास्ट में है, जो पूरी तरीके से शूद्र है, जो पॉटर है, वो क्या करेगा, उसके बेटे को नहीं बैठा लेगा कि तुम भी पढ़ो, उसकी बेटी को नहीं बैठा लेगा कि तुम भी पढ़ो। ठीक है, तो ब्राह्मण ही बन रहे थे। क्षत्रिय जो वॉरियर और किंग्स थे, वो उनके बच्चे भी क्षत्रिय बन रहे थे। वैश्य जो मर्चेंट और लैंड ओनर्स थे, वो भी क्या बन रहे थे, वैश्य ही बन रहे थे। शूद्र जो कॉमनर्स थे, जो पीजेंट थे, जो सर्वेंट्स थे, है ना, जो कॉमनर्स यानी कि नॉर्मल पर्सन, जितने भी किसान थे और जितने भी सर्वेंट्स थे जो काम कर रहे थे लोगों के यहाँ, वो शूद्र ही थे। उन्होंने कभी भी क्षत्रिय बनने की ख्वाहिश नहीं जताई, क्योंकि वो उनको वही काम दिया जा रहा था, क्योंकि सोसाइटी वही चाह रही थी। ठीक है, नाउ द जातीज जो थी वो अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस चला रही थी। ठीक है, ये रेगुलेशंस जो थे, ये एक असेंबली थी, जो एल्डर्स यानी कि जो बड़े लोग थे, जो उस जाति के बड़े लोग थे, वो अपने तरीके से उन रेगुलेशन को एनफोर्स कर रहे थे, लोगों पे डाल रहे थे, जिसको क्या बोला जाता था, जाति पंचायत भी बोला जाता था, जिसमें उस जाति के बड़े लोग यानी कि एल्डर्स बैठ रहे थे। ठीक है, तो जाति में क्या थे, एल्डर्स थे, वो जाति पंचायत में बैठ रहे थे, वो कुछ रूल्स निकालते थे जो उस पूरे विलेज को फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, कुछ विलेजेस जो थे वो उनको चीफ स्टैंस यानी कि जो ऊंचे दर्जे के लोग थे वो मेंटेन कर रहे थे, उनकी वो जाति नहीं थी बट उनके ऊपर वो आ रहे थे, इसलिए वो उस जाति को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो जब वो एक साथ हो रहे थे तो क्या बन रहे थे, एक स्मॉल यूनिट बन रहे थे उस पूरे स्टेट की। यानी कि कास्ट सिस्टम आना, इन हज़ारों सालों में कास्ट सिस्टम कैसे आया, पहले तो लोगों ने वहीं से शुरुआत करी, लेकिन उन्होंने काम दूसरे ले लिए। जब काम दूसरे ले लिए तो उन्होंने क्या किया, एक को अच्छा काम मिल गया, एक को बुरा काम मिल गया। तो एक को अच्छा काम मिला तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो गया, बट किसी को बुरा मिला तो वो बहुत मेहनत कर रहा है बट उसको पास फॉर्चून नहीं मिल रहा, उसको अच्छे काम के पूरा फल नहीं मिल रहा। तो ये क्या हुआ, डिवीज़न यहाँ से ही चालू हो गया और इतना ज़्यादा ये सब कैटेगराइज हुआ कि लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाए और ये किस में बदल गया, कास्ट सिस्टम में। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इज़ अ ह्यूमन बीइंग, उसमें डिवीज़न नहीं हो सकता। बट जो सोशल और पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, लोगों में पुअर और जो रिच है उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, वो लोगों को कास्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, नाउ ये चीज़ हमने देख ली कि कैसे चीज़ें बदली पॉलिटिकल और इस तरीके से सोशल तरीके से। कुछ सोशल तरीके से तो हमने देख लिया जातियों का डिवीज़न। नाउ जो पॉलिटिकल जितनी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल यानी कि कैसे कोई किसी जगह को एनेक्स कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। ओके, सो रीजन एंड एम्पायर की अगर हम बात करें, कोई ऐसी एरिया या फिर उसके एम्पायर या साम्राज्य की अगर हम बात करें, तो एक एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छा लिया है मोहम्मद तुगलक का। मोहम्मद तुगलक के समय में इन हिज राइन इजिप्शियन सोर्सेज जो है मसालिक अब्सकार एंड ममालिक अमसार। ठीक है, तो इन सब को जो लिखा गया, मतलब जब किसका टाइम था, मोहम्मद तुगलक का जो टाइम था, उसने अपने टाइम पे लिखा कि जो दिल्ली सुल्तान था उसके अंडर पे कौन कौन सी जगह आती थी। जितनी भी जगह यहाँ पे रोमन लेटर्स में हमको दिख रही हैं, रोमन नंबर्स में हमको दिख रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंडर पे आती थी। किसके, तुगलक के समय पे, मतलब तुगलक दिल्ली सुल्तान के अंडर पे आती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ गई, दिल्ली सुल्तान, यानी कि उसने अलग अलग जाके वो जगह को हड़प लिया मतलब लड़ाई करी होगी, वो जगह उसके कंट्रोल में आ गई होगी, तो वो उसका एरिया बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से रीजन और एम्पायर लोगों ने टाइम टू टाइम वहाँ जाके अनेक्स किया और अपने अंडर ले लिया। यानी कि कोई बहुत छोटी जगह में अगर है पहले और वो टाइम के साथ अगर दूसरी जगह पे अपना एक्सपांशन कर रहा है, तो टाइम के साथ चेंजेस क्या हुए उसके एरिया में, उसके एम्पायर के एरिया में। ठीक है, सेम लाइक दैट जो सुल्तान घियासुद्दीन बलबन था, जो 1266 से 1287 तक था, उसने क्या किया था, अपनी जगह को बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया था।
उसने अपने एम्पायर को ईस्ट से लेके वेस्ट तक इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया था कि लोग उसके क्या गा रहे थे कि गुणगान, कि बलबन ने इतनी सारे एरिया को अपने अंडर पे ले लिया। यानी कि टाइम के साथ साथ उसने क्या किया, चीज़ों को अपने अंडर पे लेता गया। ठीक है, तो जो ट्रेस कर रहे हैं हम चेंजेस इन हज़ारों सालों में, वो कैसे हुए, एक के बाद एक चीज़ें बदलती जा रही हैं। कोई लैंग्वेज चेंज कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है, कोई रीजन चेंज कर रहा है, ठीक है, कोई साइंस चेंज कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कास्ट चेंज कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ में टाइम के साथ साथ बदलती जा रही थी। ओके, नाउ एक फैक्ट दिया हुआ है जिसमें लैंग्वेज और रीजन के बारे में बताया है। 1318 में अमीर खुसरो उन्होंने कुछ लिखा है, अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। अलग अलग लैंग्वेज इस धरती के जगह पे, मतलब इस धरती में जितनी भी जगह हैं उनमें अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्विसमुद्री, मतलब कि जो साउदर्न कर्नाटक में बोली जाती है, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजारी जो गुजरात में बोली जाती है, मबारी जो तमिलनाडु में, गौरी जो बंगाल में, अवधी है ना ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी एरिया अराउंड दिल्ली। ये सारी अलग अलग लैंग्वेजेस दिल्ली में, मतलब अलग अलग एरिया में इंडिया में बोली जाती हैं। सो Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit, which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. उसने ये भी लिखा लास्ट में, अमीर खुसरो ने समझाया कि संस्कृत इन सभी में किसी का हिस्सा नहीं है। बट उसने लास्ट में क्या लिखा, संस्कृत एक ओल्ड लैंग्वेज है, ठीक है, ओल्ड लैंग्वेज है। और उसने ये चीज़ कैसे मेंशन करी, कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। आम आदमी इस चीज़ को नहीं बोल सकता, सिर्फ आम आदमी क्या नहीं कर सकता है, संस्कृत नहीं बोल सकता, इसको सिर्फ कौन बोल सकता है, ब्राह्मण्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसमें एक और चीज़ लिखी है, मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस मेंशन्ड बाय अमीर खुसरो, प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम्स एंड लैंग्वेजेस स्पोकन टुडे इन द रीजन्स ही मेंशन्ड, अंडरलाइन नेम्स ऑफ द सिमिलर एंड सर्कल देयर दैट आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें एक आपके पास एक्टिविटी है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि अलग अलग लैंग्वेजेस आपको लाइन वाइज लिखनी है, किस एरिया में ये लैंग्वेज बोली जाती है, और अगर सेम लैंग्वेज कुछ एरियाज में बोली जाती है तो इसको राउंड अप करना है। ओके, एंड प्रिपेयर करना है एक लिस्ट को। नाउ हमने सोशल, पॉलिटिकल, लैंग्वेज बेस्ड, साइंस बेस्ड, एम्पायर बेस्ड सारी चीज़ें देख ली। नाउ द रिलीजन, कास्ट के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या अब आज के टाइम पे मानी जाती है, रिलीजन। रिलीजन कैसे बदले, एक के बाद एक कैसे इन हज़ारों सालों में रिलीजन्स बदले, ओल्ड न्यू रिलीजन्स क्या रहे, उनके बारे में पता लगाया गया। सबसे पहले ये माना जाता था, विश्वास किया जाता था कि एक डिवाइन है, एक सिंगल पावर है जो सबसे ऊंची है, जिसमें क्या है, सबकी शक्तियाँ समाई हुई है। कलेक्टिव बिलीफ था, सुपर नेचुरल एजेंसी, यानी कि सारी शक्तियाँ एक में ही समाई हुई हैं, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। सो पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। सबके अंदर कुछ ना कुछ है, बट सारी पावर कहाँ पे है, एक अलग से बीचों बीच में है, ठीक है, जो कलेक्टिव वे में है। बट इट इज़ अ सुपर नेचुरल एजेंसी, इसको क्या बना दिया गया, सुपर नेचुरल एजेंसी। पूरी तरीके से क्या किया, इसको धीरे धीरे डिविजन्स करना शुरू कर दिए। लोग धीरे धीरे सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लगे, लोकल कम्युनिटीज़ बनने लगी। ठीक है, तो ये सोशल वर्ल्ड जो था वो अलग अलग चीज़ों से जुड़ गया, कुछ अदर में विश्वास करता था, कुछ अदर में विश्वास करता था। विश्वास सबका सेम ही है, तरीके अलग अलग हैं। इस तरीके से क्या हुआ, वो जो एक शक्ति है जो कलेक्टिव फॉर्म में है उसमें डिविजन्स आने लगे, लोगों ने अपने रिलीजन्स बदल लिए, यानी कि अलग अलग तरीके से चीज़ों को मानना, अलग रिलीजन नाम दे देना। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें हिंदुइज्म में वर्शिप की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, भगवानों को, डाइटीज़ को माना जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है टेम्पल्स का। ठीक है, ब्राह्मण को इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्रीस्ट जो रहते, पंडित, उनको
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और सोसाइटी के जो एज डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट ग्रुप है ये सोसाइटी का, यानी कि अगर हम हिंदुज़्म की बात करें तो इसमें ब्राह्मण्स और प्रीस्ट को ऐसा बोला जाता है कि ये सबसे ऊंचे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, ये डोमिनेट कर रहे हैं पूरी सोसाइटी में, ठीक है। सो क्या होता था, जो ब्राह्मण्स को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों दिया जाता था सोसाइटी में, बिकॉज दे नो दी संस्कृत, उनको मालूम था कि संस्कृत कैसी होती है, वो उसका नॉलेज रखते थे, ठीक है। उनकी डोमिनेंट पोजीशन थी वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, यानी कि जो किंग रहते थे, जो बड़े दर्जे के किंग रहते थे, या फिर वो जो बहुत ज़्यादा क्या थे, रूलर्स थे किसी जगह के, प्रेस्टिजियस लोग थे, उनके सपोर्ट से ये जो ब्राह्मण्स हैं वो डोमिनेट करने लगे थे सोसाइटी को। वो उनका मानना था कि वो बता सकते हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये बिलीफ है लोगों का कि हिंदुइज्म में क्या माना जाता है। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ अ लविंग personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals। क्या बताया गया इस पूरे टाइम में, सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या था, इमरजेंस आइडिया भक्ति का, यानी कि आप किसके ऊपर कितना विश्वास करते हो, कितना ज़्यादा प्रेम है, ठीक है। आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी, यानी कि किसी एक डाइटी, किसी एक भगवान के लिए आपके अंदर कितनी भक्ति है, कितना प्यार है, इस टाइम पे ये बहुत अच्छी एक चीज़ निकल के आई थी, ठीक है। सेम लाइक दैट, अगर हम रिलीजन जो बदल रहे थे धीरे धीरे टाइम के साथ, एक तो हमने हिंदुइज्म देख लिया, हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, पहले एक ही पावर को माना जाता था, फिर धीरे धीरे डाइटीज़ बदलने लगे लोगों ने अपने अपने अलग अलग भगवान बैठा लिए, ठीक है। नाउ इसी तरीके से मुस्लिम्स, मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स जो थे, जितने भी लोग इधर उधर कुछ बेचने जाते थे, है ना, सर्विसेज कर रहे थे, और जो माइग्रेंट्स थे जो दूसरी जगह से इधर आए हुए थे, उन्होंने कुछ बुक्स निकाली, मतलब उनको कोई बुक अच्छी लगी तो वो चीज़ों को लेके आए, दूसरे देशों से लेके आए। और कुछ जो माइग्रेंट्स थे जो इधर उधर से होके हमारे यहाँ आए, उन्होंने भी कोई चीज़ें लेके आए, तो उनके पास एक बुक आई होली कुरान, ठीक है। 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी की बात हो रही है, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 7th सेंचुरी में जब क्राइस्ट का बर्थ होने के बाद जो 7th सेंचुरी जब आई, तो उसमें एक बुक होली कुरान, यानी कि कुरान जब बुक यहाँ पे आई, इसको लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर की चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगी, मतलब शांत व्यवहार की लगी, तो लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, जब उस चीज़ को कोई सही मान लेता है तो उसको एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं हटता। सो सेम एज लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। जैसे हिंदुइज्म में बहुत सारी चीज़ें डिवाइड हो गई हैं, बट दे कॉल एज हिंदुइज्म, बट क्या हुआ, इस्लाम में भी सेम ऐसी ही चीज़ हुई, जिसमें धीरे धीरे फॉलोअर्स जो थे वो अलग अलग, जो जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण होते थे वैसे ही वो अलग अलग मुस्लिम्स को फॉलो करने लगे। तो मुस्लिम्स में जो इस्लाम था, इस्लाम जो रिलीजन है, उसमें भी दो तरह के मुस्लिम्स थे, शिया एंड सुन्नी। तो शियाज दोज जो प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि दूत, एक मोहम्मद जो थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद सन एंड लॉ अली को फॉलो करते थे, ठीक है। अली को फॉलो करने वाले क्यों, प्रॉफिट किसको बोला जाता था, लोग मानते थे कि भगवान का कोई दूत है जो हमारे बीच में आया है, हमारे बीच में आया, यानी कि वो उसको दूत मानते थे, मोहम्मद को वो भगवान का दूत मानते थे। कौन, शिया मुस्लिम्स जो थे वो मोहम्मद को क्या मानते थे, भगवान का दूत, यानी कि प्रॉफिट मानते थे। उनका जो सन इन लॉ था, दामाद था अली, उसकी जो चीज़ें बताई थी, जो लेजिटिमेट लीडर था अली, उसको फॉलो करते थे वो मुस्लिम कम्युनिटी, वो चीज़ों को बताता था, उनको समझाता था कि हमको ये रूल्स फॉलो करने हैं, हमको ये रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। तो जो शिया मुस्लिम्स थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली को फॉलो करते थे। सेम लाइक दैट जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो खलीफा को फॉलो करते थे, ठीक है, ऐसे लीडर्स को फॉलो करते थे जो खलीफा को फॉलो करते थे, उनको क्या बोला जाता था, सुन्नी मुस्लिम। ओके, तो ये कैटेगरीज़ हैं जो इस्लाम धर्म ने अपने अंदर ही सब कैटेगराइज कर ली हैं, जैसे हिंदुइज्म में भी बहुत सारी कैटेगरीज आ चुकी हैं। सो देयर वर ओनली अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉज,
Hanafi and Shafi, mainly in India, and in theology and mystic traditions. तो इनकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं इस्लाम धर्म के ही अंदर। तो इस तरीके से 1000 ईयर्स में जो रिलीजन है उसने अपने आप को बदला। एक टाइम पे वो ऐसा था, यानी कि एक टाइम पे वो एक ही डाइटी को मानता था, एक ही पावर को मानता था जो सुपर नेचुरल एजेंसी थी, ऐसा बोला जाता है। सुपर नेचुरल पावर थी जो एक ही में समाई थी, फिर वो धीरे धीरे डिवाइड होती गई और हम लोगों में बिलीफ लाती गई। तो उस तरीके से क्या हुआ, चीज़ें सब कैटेगराइज होने लगी। नाउ द थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। सो इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद हमने ये देखा कि हर एक चीज़ में चेंज आया, हज़ारों सालों में इतनी सारी चीज़ों में चेंज आया। तो हिस्टोरियंस ने चीज़ों को डिवाइड तो किया होगा। जब हम किसी आंसर राइट करते हैं, जब हम कोई सा भी आंसर लिखते हैं तो हम एक हेडिंग देते हैं, देन फिर उसके बाद उसको कैटेगराइज यानी कि पॉइंट्स डाल देते हैं जिससे हमको आंसर ईजी लगे, राइट। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस ने भी जब चीज़ों को समझा, उन्होंने इस चीज़ में थिंकिंग करी, तो टाइम को उन्होंने क्या किया, पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। तो जो मिडल 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, द हिंदू, द मुस्लिम एंड द ब्रिटिश। तो हिंदू तो पहले से थे, ठीक है। मुस्लिम जो नई कुरान पढ़ने के बाद जिनको उस चीज़ पे विश्वास आया, उन्होंने मुस्लिम रिलीजन जब एक्सेप्ट किया, तो उस पीरियड में मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ में अपना बिलीव निकाला कि हाँ ठीक है, हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो एक टाइम पीरियड मुस्लिम्स को दे दिया ब्रिटिशर ने, यानी कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियन था उसने। एंड द लास्ट इज़ ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिश शासन काल था जो चल रहा था 1947 में, जिससे हमको क्या मिली, आज़ादी मिली, वो उसके पहले का जो काल था उसको क्या बोला गया, ब्रिटिश एरा, ठीक है। तो ये 3 जगह पे हिस्टोरियंस ने हिस्टोरिकल पीरियड को डिवाइड किया। बट दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। उसको क्या लग रहा था, जो ब्रिटिशर था, ब्रिटिश हिस्टोरियन था, उसको रिलीजन जो था रूलर का, वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट लग रहा था हिस्टोरिकल चेंजेस के लिए। बट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, इसमें और कोई भी चीज़ हमको नहीं दिख रही थी इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर, ठीक है। सो सच डिवीजन इज इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस डिवीजन को इग्नोर कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी इंडियन रीजन में। ओके, तो हिस्टोरियंस ने अब नए डिवीजन्स निकाले, जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं या फिर अदर हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अब नए तरीके से इंडिया के हिस्ट्री की डिवीज़न करी। उन्होंने 3 पीरियड्स निकाले, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट में हम जो हड़प्पा सभ्यता है ना, जो हमारे वेद हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, किसमें, हिस्ट्री में। वेद, हड़प्पा सभ्यता, भारत की खोज जो हुई थी पुराने समय में, मोहनजोदारो जी की बात जब हम करते हैं, ठीक है, वो आती है हमारी एंशियंट टाइम पे। इसके बाद का जो टाइम है वो मेडिवल में आता है, जब तक हमारे यहाँ ब्रिटिश का शासन था, ठीक है। वो हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो शासन है, यानी कि जितने राजा महाराजाओं ने राज किया, जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने अपना काम किया, ये सारा का सारा मेडिवल रीजन में जाता है, मेडिवल पीरियड में जाता है। एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में कहाँ से, जब हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद का जो टाइम स्पान है वो मॉडर्न में आ जाता है, किसमें, मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। बट इट इज़ अ हिस्ट्री जो आज के समय से पीछे की बात कर रही है, आज के समय की बात नहीं कर रही है, ठीक है। हिस्टोरिकल पीरियड्स टाइम से, हिस्टोरिकल जितने भी थिंग्स थे, जितने फैक्ट थे, उनको टाइम के साथ डिवाइड किए गए हैं, जो आप आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। ओके, नाउ समझ में आया, 1000 चेंजेस इन 1000 ईयर्स। नाउ द एक्सरसाइज, हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। फॉरेनर किसको कहा जाता था पुराने समय में, हमने अच्छे से समझा। पर्सन हु वॉज अ स्ट्रेंजर और हु वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ दी सोसाइटी, जो स्ट्रेंजर हो और पार्ट और कल्चर का पार्ट ना हो, जिसको हम परदेसी या अजनबी भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम देखें, इन दिस सेंस फॉरेस्ट ड्वेलर वॉज अ फॉरेनर फॉर अ सिटी ड्वेलर। फॉरेस्ट ड्वेलर एक फॉरेनर है किसी सिटी ड्वेलर के लिए। बट 2 पीजेंट्स, अगर दो किसान एक ही विलेज में रहते हैं, सो दे आर नॉट फॉरेनर फॉर ईच अदर, ठीक है। दे आर डिफरेंट इन रिलीजन बट दे आर नॉट फॉरेनर, ठीक है। वो रिलीजन में अलग हो सकते हैं बट वो फॉरेनर नहीं कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। हमने
700 पीरियड के बाद इंस्क्रिप्शंस हमको नहीं मिली। ऐसा हुआ क्या? 700 के बाद के ही तो हमको इंस्क्रिप्शंस मिले, तभी तो हमने उसकी स्टडी कर पाए, तभी तो हम वहाँ की हिस्ट्री लिख पाए। सो दिस फैक्ट इज़ फॉल्स। हमको उस टाइम के क्या मिले? इंस्क्रिप्शंस मिले। सेकेंड, द मराठाज असर्टेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मराठा ने इस पीरियड में अपनी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बताई नहीं। इस टाइम पे पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस नहीं मिली हमको मराठाओं की, हमने इनके बारे में बात नहीं करी। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वॉज समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अपने लैंड से निकाल दिया जाता था, चले जाते थे सेटलमेंट करने के लिए। किसकी? एग्रीकल्चर के। क्या ये सही है? हाँ, क्योंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जब निकल के गए, उन्होंने टिलिंग प्लगिंग चालू करी, खेती करना शुरू करी, तब तो वो रिच हुए। सो जस्ट ट्रू। डी, सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर। गियासुद्दीन बलबन ने आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर में कवरेज किया अपना? नहीं, यहाँ की तो जगह उनके हाथ में थी ही नहीं उस टाइम पे। देन क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, archives are placed where dash are kept। archives कहाँ रखे जाते थे? जहाँ पे manuscripts, records and documents रखे जाते थे। सेकेंड, डैश वॉज अ 4th century chronicler। 4th century ने किसने क्रॉनिकलर लिखी थी? जियाउद्दीन बरानी, जिसके बारे में हमने पीछे बात करी थी। सी, डैश एंड डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबकॉन्टिनेंट में न्यू क्रॉप्स कौन कौन से आई थी? पोटैटो, कॉर्न, टी, चिली, कॉफ़ी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। टेक्निकल चेंजेस जो आए थे, है ना, जो टेक्नोलॉजी जहाँ इम्प्रूव हो रही थी। पहले तो पर्शियन व्हील हमें मिला इरिगेशन के लिए, फायर आर्म्स मिले कॉम्बैट में, स्पिनिंग व्हील मिला हमको वीविंग में, न्यू फूड्स भी आए थे, है ना, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स क्या हुए थे इस पीरियड में? पहला, हिंदुइज्म आ गया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने डाइटीज़ की पूजा करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट तो ये चीज़ थी। हिंदुओं ने टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। पहला, डाइटी की पूजा करना, वर्शिपिंग ऑफ द डाइटी, ठीक है। टेम्पल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल फॉर रॉयलिटी, ठीक है। ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस देने लगे थे, जिससे वो क्या करने लगे थे? अपने सोसाइटी के ग्रुप्स में डोमिनेंट हो गए थे। फिर आइडिया निकल के आया था भक्ति का, जिसमें लविंग पर्सनल डाइटी था, यानी कि अपने पर्सनल डाइटी को प्रेम भाव से सम्मानित करना। ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजन्स लाइक इस्लाम अपीयर्ड। इस्लाम की भी नए तरीके से शुरुआत हुई थी, जिसमें होली कुरान को पढ़ाया जाता था, ठीक है। सो इसमें क्या किया था? मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड दी उलामा। इसमें बहुत सारे रूलर्स क्या थे? पैट्रॉन्स थे इस्लाम और उलामा के, ठीक है। मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स जो थे, उनको कुरान पढ़ने में अच्छा लग रहा था, ठीक है। टीचिंग कराई जा रही थी उनकी कुरान की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंजेस ओवर द सेंचुरी। हिंदुस्तान वर्ड कैसे कैसे सेंचुरी से चेंज हुआ? तो जो हमने पीछे लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 में, हमने जो पीछे लिखा हुआ था, क्या लिखा था? ये पर्शियन क्रॉनिकलर। आप इस पूरे को लिख सकते हैं अपने आंसर में। ऑलराइट, पर्शियन क्रॉनिकलर ने 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड पॉलिटिकली वे में यूज़ किया फॉर द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था जोग्राफी डिफाइन करने के लिए। एंड नाउ अडेज हम जोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी बताते हैं इंडिया नाम से, ना कि हिंदुस्तान नाम से। हिंदुस्तान वर्ड हमको पॉलिटिकल नेशनल मीनिंग नहीं देता। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। किस क्वेश्चन के लिए? 6th के लिए आप वो आंसर का यूज़ कर सकते हो, या ये भी लिख सकते हो। ये सेम चीज़ जो है, इसी को हमने समराइज़ किया है पीछे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड। जातीज के अफेयर्स कैसे रेगुलेट होते थे, ठीक है, कैसे किए जाते थे? रूल्स रेगुलेशंस खुद के बनाना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाना,
जो असेंबली होती थी एल्डर्स की, उसको क्या बोला जाता था? जाति पंचायत, विच यूज्ड टू एनफोर्स द रूलर्स। ठीक है, वो क्या करती थी? एनफोर्स करती थी रूलर्स को। जातिज वर ऑल्सो डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज। डायरेक्शन दिया जाता था उनको कि रूल्स फॉलो करना है, यानी कि विलेज को पूरे के पूरे रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, और कुछ जो विलेजेस थे वो चीफ स्टैंड्स के द्वारा क्या किए जाते थे? गवर्न किए जाते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द टर्म पान रीजनल एम्पायर मीन? पान रीजनल एम्पायर का मतलब क्या है? ये बुक में एक वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को पूछा जा रहा है। पान रीजनल एम्पायर का मतलब होता है द एम्पायर क्रॉसिंग इट्स रीजन एंड स्प्रेडिंग ओवर सेवरल अदर रीजन्स। द डायनेस्टीज लाइक चोलास, खिलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स extended their empires pan-regional. Most of the regions across the subcontinent were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. पान रीजनल एम्पायर यानी कि अपने रीजन से क्रॉसिंग करके, अपनी रीजन की क्रॉसिंग करके अपने रीजन को ब्रॉड वे में बढ़ाना पान रीजनल एम्पायर कहलाता है। चोला, खिलजी, तुगलक और मुगल ने अपने एम्पायर को इसी पान रीजनल एम्पायर तरीके से बढ़ाया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पान रीजनल एम्पायर कहा जाता है क्योंकि अपनी लिमिट से इन्होंने आगे बढ़ के एक्सटेंड किया। क्वेश्चन नंबर 9, what are the difficulties historians face in using manuscripts? The historians faced the following difficulties in using manuscripts. First, what are the difficulties? manuscripts को यूज़ करने में क्या डिफ़िकल्टी होती है? कॉपी हो चुकी थी उनकी, तो दूसरी कॉपी पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसमें सेंटेंस और वर्ड्स जो थे वो इधर उधर लिखे रहते थे। और क्या प्रॉब्लम थी? मैन्युस्क्रिप्ट्स आर इन डिलेपिडेटेड कंडीशन। ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन में रहती थी क्योंकि उस टाइम पेपर में लिखा जाता था और कई सालों बाद पेपर की क्या कंडीशन हो जाती है। देन सम ऑफ दीज आर रिटन इन शिकस्ती इलिजिबल स्क्रिप्ट। ऐसी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था जिसको पढ़ना इम्पॉसिबल था, मतलब बहुत पॉसिबल नहीं था बट वो समझने में बहुत कठिन थी, जिसको शिकस्ती बोला जाता था, बहुत पास लिखी जाती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स? डू दे फेस एनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग सो? हिस्टोरियंस ने पास्ट को पीरियड में कैसे डिवाइड किया, हिस्ट्री को पीरियड्स में कैसे डिवाइड किया? तो जो पास्ट है उसको पीरियड्स में डिवाइड करने के लिए इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स पहले तो कैरेक्टर्स हमें उसके पता होना चाहिए। मेजर एलिमेंट क्या थे? इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। दिस कंटिन्यूटी इज़ फर्दर बेस्ड ऑन, इस कंटिन्यूटी में क्या क्या उनको चीज़ें को यूज़ करना पड़ा? कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने चीज़ों को डिवाइड किया। सो जो हिस्टोरियंस थे उनको जब चेंजेस समझ में आए तो उन्हें इकोनॉमिक कंडीशन चेंजेस से जो वो समझ में आए उन्होंने उस चीज़ से डिवाइड किया। ठीक है, यूनिट्स बना दी अलग अलग। मॉडर्निटी ऑल्सो कैरी द सेंस ऑफ मटेरियल, मॉडर्निटी कैसे चेंजेस हुई, तो इस तरीके से क्या हो रहा था? पास्ट को डिवाइड कर रहे थे। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? 3 रीजन में डिवाइड कर दिया था, जिसको क्या बोल रहे थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और इसी के बाद जो मॉडर्न डिवीज़न था वो क्या था? एंशिएंट, मेडिवल एंड जो अभी मॉडर्न चल रहा है वो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।